हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। आई नो आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर आ गया है, आप लोगों ने पढ़ाई भी बहुत धुआंधार तरीके से शुरू कर दी है। क्या कह रहे हो, अभी नहीं की है? पता ही था मेरे को, इसीलिए ये स्ट्रैटेजी है। और जिन लोगों ने पढ़ाई कंप्लीट भी कर ली है ना अपनी, उन लोगों के लिए भी स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें आपको और भी चीज़ें बताने वाली हूँ कि एग्जाम में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, वो सारी चीज़ें भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो, जिन लोगों ने ऑलरेडी पूरा बिजनेस स्टार्ट कंप्लीट कर लिया है, वेल एंड गुड। जिन लोगों ने नहीं किया है और आप अब पढ़ने बैठेंगे, तो आपको किस तरीके से कंप्लीट करना है वो सुनो। देखो, चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। अब ये प्लेलिस्ट के थ्रू ही आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने मिनिमम टाइम में आपका पूरा बिजनेस स्टार्ट कराया है और सारे के सारे टॉपिक आपके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग कंप्लीट करें। जैसे पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हैं, उस तरीके से मैंने वहाँ पे क्वेश्चन भी कराए हैं। लेकिन आप प्लेलिस्ट को किस ऑर्डर में देखोगे? किस ऑर्डर में मतलब यूनिट 1 से नहीं देखना मैम? नहीं, यूनिट 1 से नहीं देखना। आपका ऑर्डर क्या होगा? पहले आपको यूनिट 3 कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको यूनिट 4 करना है, फिर यूनिट 5, उसके बाद यूनिट 2 और यूनिट 1 आपको करना है लास्ट में। अब मैम ऐसा क्यों करना है, क्या रीज़न है इसका, ये सुनो। देखो, यूनिट 1 में बहुत सारे फॉर्मूले हैं और यूनिट 1 को एग्ज़ाम में कितना भी मोल्ड किया जा सकता है, मतलब कितना ही हार्ड बनाया जा सकता है। तो अगर आप उसे बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो तो इसमें मार्क्स स्कोर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा अपना टाइम दो, ऊपर से यूनिट 1 बहुत ही डिटेल है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास टाइम भी लिमिटेड है, तो आपको पहले यूनिट 3 करना है, क्योंकि यूनिट 3 में 2 ही टॉपिक है, एक तो रिग्रेशन, एक कोरिलेशन। इनके जो टॉपिक है उनको ज़्यादा घुमाया भी नहीं जा सकता। ऊपर से फॉर्मूले भी लिमिटेड ही हैं, इतने नहीं हैं, बट हाँ है फॉर्मूले, क्योंकि स्टार्ट है तो फॉर्मूले तो होंगे, बट लिमिटेड है, इतने नहीं है। और आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक भी यूनिट 3 ही है, तो उसे आपने पहले कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आया यूनिट 4। यूनिट 4 क्या है? टाइम सीरीज़ है। टाइम सीरीज़ में भी एक ही पैटर्न है, मतलब कुछ गिने चुने टॉपिक हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आएगा। उनको ज़्यादा मोल्ड नहीं किया जा सकता, एग्जामिनर आपके साथ खेल नहीं सकता, क्योंकि सेम ही तरीके का क्वेश्चन है, बिल्कुल पैटर्न सेम है। सारे क्वेश्चन आपको बस सेम ही लॉजिक लगा के सेम ही तरीके से करने, ठीक है। 2 यूनिट आपकी कंप्लीट होंगी, देन आ जाएगा यूनिट 5। यूनिट 5 बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है यूनिट 5, सच में। आपको सिर्फ 3 से 4 फॉर्मूले इसके याद करने हैं, सेम ही वो फॉर्मूले लगने हैं हर क्वेश्चन में। थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो भी मैंने प्लेलिस्ट में करा दिया है कि हद से हद क्वेश्चन कितना हार्ड बन सकता है, वो भी मैंने आपको वीडियो में बताया है, ठीक है। तो आपकी जब ये 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी ना, अब ऐसा मान लो अप्रॉक्स 2 से 3 घंटे में आपकी ये यूनिट हो जाएगी, 2 से 3 घंटे में ये हो जाएगी, और 2 घंटे में मैक्स टू मैक्स, 2 घंटा मैक्स टू मैक्स आपकी यूनिट 5 हो जाएगी। जब आप अपनी ये 3 यूनिट कंप्लीट कर लोगे ना, आप फील करोगे बिल्कुल रिलैक्स। फिर आप आना यूनिट 2 पे और फिर यूनिट 1 पे। यूनिट 2 में मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप सारी चीज़ें करो, अभी बताऊंगी कि कौन कौन सी आपको चीज़ें करनी है। अगर आप कैपेबल हो तो फिर आप यूनिट 2 पूरी कंप्लीट करो, एंड लास्ट में यूनिट 1। क्यों? क्योंकि यूनिट 1 एक तो काफ़ी लंबी है, बहुत सारे टॉपिक है। उसके बाद यूनिट 1 में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन हो गया, मीन मीडियन मोड हो गया, उसके बाद कटॉसिस, स्क्यूनेस, मूवमेंट्स, बहुत सारे टॉपिक है और बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेस भी है। तो इसको आप लास्ट में करना, छोड़ के नहीं जाना है, करना है बट लास्ट में करना है, ठीक है। ये आपका हो गया प्लेलिस्ट को पढ़ने का तरीका। ध्यान ये रखना कि जब आप प्लेलिस्ट पढ़ोगे तो आपके पास कॉपी और कैलकुलेटर होना चाहिए, ताकि आप जो क्वेश्चन मैं वहाँ कराऊंगी आप साथ में करते रहो और आपकी प्रैक्टिस होती है। तो देखो, टॉपिक प्रायोरिटी आपको क्या रखनी है, टॉपिक वाइज प्रायोरिटी क्या होगी। तो सबसे पहले यूनिट 3 का कोरिलेशन रिग्रेशन आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। देन यूनिट 4 टाइम सीरीज आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका थर्ड प्रायोरिटी। उसके बाद यूनिट 5 इंडेक्स नंबर आपका मीडियम टू हाई प्रायोरिटी, और लास्ट में आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मीडियम लास्ट प्रायोरिटी आपकी यूनिट 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, यूनिट 3 में से आपको किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से करने हैं वो समझो। सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक आपको यूनिट 3 में से मास्टर करने हैं। तो 2 रिग्रेशन इक्वेशन आपको निकालनी आनी चाहिए, पियर्सन कोरिलेशन कॉफिशिएंट आना चाहिए, स्पेरमैन रैंक कोरिलेशन आना चाहिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, रिग्रेशन कॉफिशिएंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड एरर एंड आर। आप किस तरीके से रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकाल सकते हो, आपको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दी है और आपको आर दिया है, आर क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है,
तो उस तरीके से आप कोएफिशिएंट और रिग्रेशन कैसे निकालोगे इन दोनों चीज़ें से। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैंने वीडियो में कराया भी है, तो आप इसे पढ़ सकते हो। देन वैल्यू प्रिडिक्ट करना विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन लाइन। इसमें कुछ खास नहीं है, एक बार आपको रिग्रेशन लाइन निकालनी आ गई तो वैल्यू प्रिडिक्ट करना इज वेरी इजी, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये टॉपिक आपको यूनिट 3 से करके जाने हैं पूरे के पूरे, ठीक है। और 14 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी आया ही है सारे PYQs में इस यूनिट से। नेक्स्ट यूनिट हमारी आ जाती है यूनिट 4, दैट इज टाइम सीरीज। तो देखो कंसिस्टेंसी अपेयर 14 से 18 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं, तो लीस्ट स्क्वायर स्ट्रेट लाइन ट्रेंड करना है, सेकंड डिग्री पैराबोला करना है, शिफ्टिंग ओरिजिन इन अ ट्रेंड इक्वेशन ये आपको करना है। उसके बाद शिफ्टिंग ओरिजिन में आपको क्या क्या करना है, कन्वर्टिंग अ यूनिट ईयर टू मंथली, यूनिट को कन्वर्ट करना ईयर से मंथ तक, ये आपको करना है। फ्यूचर वैल्यू को फोरकास्ट करना, ट्रेंड वैल्यू को कंप्यूटेट करना, एंड देन एडिक्टिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल आपको करना है। आपका जो यूनिट सेकंड है उसमें आपको क्या क्या करना है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में शॉर्ट जो क्वेश्चन आपके आते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया है और 2 से 3 आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे आए हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी आपको करनी है, कौन कौन से टॉपिक आपको मास्टर करके जाना है, तो सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बेस थ्योरम आपको करके ही जानी है, बेस थ्योरम नहीं छोड़नी। उसके बाद बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसनस डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो यूनिट 5 है दैट इज इंडेक्स नंबर, उससे 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। क्या क्या आपको इसमें करना है, टॉपिक कौन से करने हैं, लेस्पेयर इंडेक्स, पाशे और फिशर, ये तीनों तो आपको इंपॉर्टेंट है, करके ही जानी है। किसी भी सूरत में इन तीनों को छोड़ना नहीं है। विद देन टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट आपको पढ़ना है, और टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की आपको थ्योरी भी पढ़नी है, क्योंकि स्टार्ट में थ्योरी क्वेश्चन भी आता है और इससे थ्योरी क्वेश्चन आया है। देन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आपको करना है, ठीक है। अगर आपके पास और भी लिमिटेड टाइम है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप इनको करो, बस इन 3 टॉपिक को करके जाओ, लेस्पियर, पाशे और फिशर इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, और फैक्टर रिवर्सल और टाइम रिवर्सल की थ्योरी करके चले जाओ। बट मैं तो आपको ये कहूँगी कि जो भी टॉपिक मैं यहाँ बता रही हूँ ये सारे अगर आप करोगे तो बहुत ही बढ़िया है। देन आता है आपका यूनिट 1। यूनिट 1 में जनरली क्या है कि शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं आपके 2 से 3। अब इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक मास्टर करने हैं, तो सबसे पहले आपको करेक्टेड मीन मास्टर करना है, कि अगर आपको मीन दे रखा है फिर कहा है कि मीन ये हमारा गलत हो गया है, इसको करेक्ट करना है, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट में आपको कराया है। तो करेक्टेड मीन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर कंसिस्टेंसी कंपैरिजन, मूवमेंट, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। ये टॉपिक आपको करने हैं ये सारे, ठीक है। और ये टॉपिक ना प्रायोरिटी वाइज ही है, मतलब सबसे पहले आपको करेक्टेड मीन करना है, देन कंबाइंड डेविएशन, इस तरीके से प्रायोरिटी में इसको करना है। इतना करने के बाद हम आ जाते हैं रिकरिंग क्वेश्चन पैटर्न, जो क्वेश्चन आए हैं उनका पैटर्न क्या रहा है। तो देखो यूनिट 3 जो आपकी रिग्रेशन एंड कोरिलेशन है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आए। सबसे पहले क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको एक्सपेंडिचर और सेल्स दी जाएगी और आपको बोलेगा कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकालो, ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करो ये, या फिर आपको कोरिलेशन कॉफिशिएंट और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दी जाएगी और 2 इक्वेशन निकालने को बोलेगा, वैल्यू प्रिडिक्ट करने को बोलेगा, स्टैंडर्ड एरर निकालने को बोलेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर आपको करके जाना है, छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो यूनिट 4 है टाइम सीरीज, उसमें किस तरीके से है कि आपको प्रोडिक्शन डेटा दे दिया जाएगा, फिर आपसे बोलेगा कि स्ट्रेट लाइन बताओ, उसके बाद ट्रेंड वैल्यू निकालो, फॉरकास्ट करो, और ये सेम जो डेटा है वो रिपीट ही होता है, मतलब आइडेंटिकल ही रहता है, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो यूनिट 2 है प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर आपका जो बेस थ्योरम है वो बार बार रिपीट हुआ है, उससे क्वेश्चन बार बार आए हैं। इसके अलावा जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे क्वेश्चन आया। बेस थ्योरम से कैसा क्वेश्चन आया कि फैक्ट्री है, 3 मशीन है, डिफेक्टिव आइटम है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं। और जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे सेल्समैन सेल कर रहा है टू 30% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब देखने को मिला है। देन आपका जो यूनिट 1 है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वहाँ पे मीन निकालने को मिला है कि 2 मार्क्स है, करेक्टेड मीन बता दो, मतलब मार्क्स जो है मिसरीड हो गए हैं तो आप करेक्टेड मीन निकालो। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया है, मतलब आपको किसी भी हाल में जो करेक्टेड मीन वाला क्वेश्चन है वो तो छोड़ के जाना ही नहीं, ये करके जाना है। और ये इतना हार्ड नहीं है, सच में बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको बस ये करके चले जाना है। अब देखो किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। तो सबसे पहले अगर आप यूनिट 1 कर रहे हो तो उसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, मूवमेंट, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ठीक है। यूनिट 3 करोगे तो कोरिलेशन रिग्रेशन करना है। यूनिट 2 में आपको प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल, पॉइसनस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। यूनिट आपका 5th वाला जो है उसमें आपको इंडेक्स नंबर कर देना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं कम से कम, जो वीडियो वाले हैं वो तो करने ही हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास बुक है तो बुक से करो। बुक से भी आपको लग रहा है कि बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, नहीं हो रहे, तो PYQ उठाओ
और PYQ से न्यूमेरिकल करना सॉल्व करो, ठीक है। PYQ अगर नहीं मिल रहे हैं तो मुझे बता देना, मैं PYQ भी अवेलेबल आपको करा दूंगी कम से कम लास्ट 3 ईयर्स के। और अगर आपने लास्ट 3 ईयर के मतलब 3 PYQ भी सॉल्व कर लिए ना तो गाइस काम हो जाएगा, सच में काम हो जाएगा। वो टॉपिक अच्छे से पढ़ना और फिर उनके PYQ लगाना, ये ज़रूरी है। अभी लिमिटेड टाइम है, बुक पे जाओगे हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, ओवरहेल्म हो जाओ, तो इसलिए PYQ से ही प्रैक्टिस करना। और वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उन्हें तो साथ साथ ही करना है, कैलकुलेटर और कॉपी लेके, ठीक है। अब आ जाते हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो देखो, आपको 3 घंटे में 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। जनरली 18 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है। कई बारी 5 क्वेश्चन में आपके पार्ट होते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसके 2 पार्ट होंगे, A एंड B, ठीक है। आपको क्या करना है, दिमाग में ये डाल के चलना है कि मुझे हर क्वेश्चन को आधा घंटा देना है, 30 मिनट्स देनी है। हर क्वेश्चन 30 मिनट्स में करना है, ठीक है। दिमाग में ये आपको सेट करना है। अगर आपका पेपर 9 बजे शुरू हो रहा है तो 9:30 तक मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा। 10 बजे तक मेरा दूसरा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगर पार्ट आ रहे हैं तो टाइम को डिवाइड कर दो, मतलब पार्ट ए को आपको 15 मिनट देनी है, पार्ट बी को आपको फिर से 15 मिनट देनी है। अब मैम स्टार्ट का क्वेश्चन पेपर तो ऐसा होता है, किसी किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम हो जाता है। हाँ, तो समझो, देखो आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन को आप 30 मिनट दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो 30 मिनट्स हैं वो एक्स्ट्रा हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है तो आप इन 30 मिनट्स में एडजस्ट कर सकते हो। अब इससे क्या होगा, आपका पेपर छूटेगा नहीं। क्यों मैम, हम तो परेशान हो जाते हैं, 30 मिनट में नहीं हुआ तो मैं तो और पैनिक हो जाऊंगा। नहीं, देखो अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है कि 30 मिनट में नहीं हुआ है, ठीक है, और कितना टाइम लग गया है, 40 मिनट लग गई हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि अब आपने दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा स्पीड बढ़ाना है। कैसे, देखो आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है ना, उसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो जनरली ए और बी पार्ट होता है। तो क्या होता है कि एक पार्ट आपका जो होता है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, जनरली मैं ये नहीं कह रही हमेशा, जनरली, और जो पार्ट बी होता है वो थ्योरी बेस्ड होता है। अब प्रैक्टिकल में मैं आपसे उम्मीद नहीं कर सकती कि आप स्पीड बहुत ज़्यादा अपनी बढ़ा सको, क्यों, कैलकुलेशन एरर आ जाएगी, है ना। लेकिन मैं थ्योरी में तो आपसे उम्मीद कर सकती हूँ ना कि आप बहुत फास्ट लिख सको। अगर आपको दिख गया है कि पार्ट ए में मेरे 15 से 20 मिनट, 20 से 25 मिनट भी लग गए हैं, तो मैं पार्ट बी को, थ्योरी पे को थोड़ा जल्दी लिखूं। बट अगर आपके दिमाग में कोई टाइम ही सेट नहीं है तो फिर आप थ्योरी क्वेश्चन भी आराम से लिखोगे और लास्ट में जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे वो छूटने के चांसेस बनेंगे, पैनिक होंगे, गलत होंगे। अगर ये आप तरीका अपनाओगे कि हर क्वेश्चन को आपको 30 मिनट देके चलनी है, तो आपकी जो लास्ट 30 मिनट्स बचेंगी वो आपकी एडजस्ट हो जाएंगी। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका इधर उधर होता है तो ज़्यादा टाइम लगता है तो, और आई एम प्रिटी श्योर कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आपका स्टैट का पेपर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, न्यूमेरिकल हैवी होता है, तो इसीलिए बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। मेरे को बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आती है कि मैम मेरे को पूरा आता था पेपर बट पता नहीं टाइम कहाँ चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो वो यही पता नहीं चला। और जिन लोगों के पास वॉच नहीं है, जाके आज ही एक वॉच खरीद के लेके आओ, जिस भी वॉच में आप कंफर्टेबल हो वो लेके आओ। अगर आपको लग रहा है कि आप ये वाली वॉच में कंफर्टेबल हो तो ये वाली वॉच लेके आओ। अगर आपको लग रहा है कि आप नंबर वॉच में कंफर्टेबल हो जिसमें ऐसे नंबर लिख के आता है तो आप वो वाली लेके आओ, ठीक है, और उसे वहाँ पे रखना, अपना प्रॉपर लिखना शुरू करना, ठीक है। अब आ जाते हैं स्मार्ट टिप पे। थ्योरी क्वेश्चन है उसके लिए बता देती हूँ। थ्योरी क्वेश्चन जो होते हैं ना, ठीक है, कॉमन थ्योरी क्वेश्चन जो रिपीटेटिवली आए हैं PYQs में वो कौन कौन से है, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडल इन टाइम सीरीज वो बताने को आया है, रिग्रेशन कोरिलेशन का डिफरेंस आया है और डेफिनेशन आई है, कंपोनेंट जो है टाइम सीरीज के, है ना, वो लिखने को आए हैं, कंडीशन क्या है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की वो लिखने को आया है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट क्या है प्रोबेबिलिटी में, वो सब। तो ये थ्योरी क्वेश्चन है जो रिपीटेटिवली आए हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता ही दिया है। एंड लास्ट में गुड लक फॉर ऑल यू। इसी के साथ ये वीडियो होती है कंप्लीट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि मैं अभी एक वीडियो और लेके आऊँगी जिसमें मैं आपकी सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है वो कवर करूँगी। सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन बता दिए कि ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, नहीं, क्वेश्चन पढ़ाऊंगी, उसके बाद आंसर भी आपको कराऊंगी और उसकी PDF भी आपको अवेलेबल कराऊंगी ताकि आप अपनी थ्योरी बहुत अच्छे से कर सको। देखो स्टार्ट में मानती हूँ कि न्यूमेरिकल बेस्ड है, बट अगर थ्योरी भी करके जाओगे ना तो पासिंग के चांसेस तो बन ही जाते हैं, ठीक है, और अच्छे मार्क्स भी आते ही हैं। जिनको प्रैक्टिकल पूरा आता है उनके लिए थ्योरी कवर हो जाएगी तो उनके तो बल्ले बल्ले। सो थैंक यू, पढ़ते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो।